नमस्कार। आज आज हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो सीधे सोशल मीडिया की फीड से उठाया गया है। एक छोटी सी पोस्ट, एक थोड़ा धुंधला सा वीडियो और एक हेडलाइन जो ध्यान खींच ले। दुबई एयर शो में भारत का तेजस विमान क्रैश हो गया है। तो जब मैंने ये पोस्ट देखी, मेरे दिमाग में तुरंत कई सवाल आए। पहला तो यही कि भाई हुआ क्या, दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी कि पायलट का क्या हुआ, और तीसरा इतने बड़े इंटरनेशनल शो में ऐसा ऐसा हो कैसे सकता है। और देखिए, बात सिर्फ विमान गिरने की नहीं है। बात ये भी है कि ये गिरा कहाँ। दुबई एयर शो, ये एविएशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा मंच है। यहाँ कोई देश अपना विमान लेकर आता है तो वो सिर्फ उड़ाने नहीं आता, वो अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना रुतबा दिखाने आता है। तो जब ऐसे मंच पर आपका सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान गिरता है तो वो सिर्फ एक हादसा नहीं रहता, वो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाता है और उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा काम सिर्फ खबर पढ़ना नहीं है। हम इस वायरल पोस्ट के हर टुकड़े को उठाएंगे और देखेंगे कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्रोत की सबसे पहली लाइन है, दुबई एयर शो से बड़ी खबर, इंडिया का तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये सुनते ही दिल बैठ जाता है। तेजस, जिसे भारत अपनी आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानता है, उसका इस तरह क्रैश होना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और जिस तरह से ये खबर फैली वो भी अपने आप में एक कहानी है। स्रोत कहता है वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मतलब कोई आधिकारिक बयान आए, कोई प्रेस रिलीज जारी हो, उससे पहले ही हजारों लाखों लोगों के फोन पर वो वीडियो पहुंच चुका होता है, जिसमें विमान एक एक आग का गोला बनकर जमीन की तरफ जा रहा है। ये आज के जमाने की सच्चाई है। और यहीं पर आपका वो पहला पॉइंट बहुत बहुत काम आता है कि ये कोई आम उड़ान नहीं थी, ये एक एयर शो था। आम इंसान के लिए तो हवा में उड़ता हर जहाज एक जैसा होता है, लेकिन एयर शो में तो मामला बिल्कुल अलग होता होगा। बिल्कुल अलग। इसे ऐसे समझिए, सड़क पर गाड़ी चलाना और फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक पर गाड़ी चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एयर शो एक तरह से विमानों का ओलंपिक होता है। ओलंपिक? अच्छा। हाँ, पायलट विमान को उसकी क्षमताओं की चरम सीमा तक ले जाते हैं। वो ऐसे करतब, ऐसे मैन्यूवर्स करते हैं जो जो जंग के मैदान में या सामान्य ट्रेनिंग में भी शायद ही कभी किए जाएं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया भर से आए खरीदारों और विशेषज्ञों को दिखाया जा सके कि ये मशीन क्या क्या कर सकती है। तो माहौल ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला होता है। प्रदर्शन का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से अपनी काबिलियत की हद तक जाने की कोशिश थी, जो दुर्भाग्य से नाकाम हो गई। ये संदर्भ समझना वाकई बहुत जरूरी है। खैर, इस सब के बीच जो एक चीज है जिसने सबसे बड़ी राहत दी, वो स्रोत की अगली लाइन है, सबसे जरूरी बात, पायलट बिल्कुल सेफ है। ये पढ़कर जान में जान आई। यकीनन, एक मशीन को दोबारा बनाया जा सकता है। एक पायलट की ट्रेनिंग, उसका अनुभव, वो सालों की मेहनत का नतीजा होता है। वो किसी भी देश के लिए एक अनमोल संपत्ति है। और स्रोत बताता है कि पायलट बचा कैसे। इमरजेंसी इजेक्ट सिस्टम ने सही वक्त पर काम किया, यानी पायलट ने सही समय पर विमान से खुद को बाहर निकाल लिया। हम ये इजेक्शन शब्द फिल्मों में बहुत सुनते हैं कि हीरो एक बटन दबाता है और कुर्सी रॉकेट की तरह उड़ जाती है। क्या क्या ये असल में भी इतना ही आसान होता है? फिल्मों में इसे बहुत बहुत आसान दिखाया जाता है, लेकिन असलियत में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये सेकंड के एक हिस्से में होने वाली कई घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला है। अच्छा। हाँ, जैसे ही पायलट इजेक्ट हैंडल खींचता है, सबसे पहले कॉकपिट की शीशे की छत, जिसे कैनोपी कहते हैं, वो धमाके से उड़ाई जाती है। उसके तुरंत बाद सीट के नीचे लगे रॉकेट मोटर फायर होते हैं, जो पायलट को सीट समेत लगभग 15 से 20 जी फोर्स के साथ 20 जी फोर्स? हाँ, गुरुत्वाकर्षण से 20 गुना ज्यादा ताकत से विमान से बाहर फेंकते हैं। ये तो इंसान के शरीर की सहन शक्ति की परीक्षा हो गई। इससे तो पायलट को चोट भी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है, और अक्सर लगती भी है। रीढ़ की हड्डी में चोट आना ये आम बात है, लेकिन ये जिंदा रहने की कीमत है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाहर निकलने के बाद सिस्टम हवा के दबाव और रफ्तार को मापता है और तय करता है कि पैराशूट खोलने का सही समय कौन सा है। ओहो। अगर बहुत जल्दी खोल दिया तो वो फट सकता है, देर कर दी तो आप जानते ही हैं। तो जब स्रोत ये कहता है कि इजेक्ट सिस्टम ने सही वक्त पर काम किया, ये सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं है,
ये उस विमान की इंजीनियरिंग और उसकी सुरक्षा तकनीक पर एक बहुत बड़ी मुहर है। वाह, मतलब एक हादसे के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी भी छिपी है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी ने धोखा नहीं दिया। ये अपने आप में तेजस के निर्माताओं के लिए एक बड़ी बात होगी। निश्चित रूप से ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो किसी भी संभावित खरीदार को ये भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके सबसे कीमती एसेट यानी पायलट, उसकी जान सुरक्षित रहेगी। तो एक नजरिए से देखें तो ये विमान के लिए एक पॉजिटिव बात भी है। तो पायलट सुरक्षित है, ये सुनकर बड़ी राहत मिली। लेकिन फिर दिमाग में फौरन अगला सवाल आता है, इतना आधुनिक विमान, वो भी इतने बड़े मंच पर, आखिर गिरा कैसे? शुरुआती तौर पर क्या पता चला है? इसके लिए स्रोत हमें एक शुरुआती जानकारी देता है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने मैनूवर के बाद कंट्रोल लूज किया, यानी एक करतब दिखाने के बाद विमान पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसी मैन्यूवर की बात हम कर रहे थे। मतलब पायलट ने कोई मुश्किल कलाबाजी करने की कोशिश की और उसके बाद विमान ने वो करना बंद कर दिया जो पायलट चाहता था। नियंत्रण खोने और जमीन पर टकराने के बीच का समय तो बहुत ही कम होता होगा, बहुत कम, शायद पर सेकंड्स का ही खेल होता है। इसीलिए पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे उन्हें लगे कि विमान को वापस नियंत्रण में लाना नामुमकिन है, वो सोचने में एक पल भी बर्बाद ना करें और तुरंत इजेक्ट कर जाएं। उस स्थिति में विमान को बचाने की कोशिश करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। पर यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है, प्रारंभिक जानकारी। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पहला अनुमान है, असली वजह नहीं, है ना? बिल्कुल, और ये फर्क समझना एक आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। मनोवर के बाद नियंत्रण खोना ये घटना का विवरण है, उसकी वजह नहीं। सही बात है। वजह तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इंजन में अचानक कोई खराबी आ गई हो सकता है फ्लाई बाय वायर जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया हो, ये भी हो सकता है कि करतब करते समय विमान की रफ्तार इतनी कम हो गई हो कि उसके पंखों को हवा का जरूरी सपोर्ट मिलना बंद हो गया हो, जिसे एरोडायनामिक स्टॉल कहते हैं। या शायद कोई मानवीय भूल हुई हो। तो असली वजह का पता कैसे चलेगा? मतलब अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? अब असल काम शुरू होगा जांचकर्ताओं का। सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया जाएगा और विमान के मलबे के हर टुकड़े को इकट्ठा किया जाएगा। सबसे जरूरी चीज होगी विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये बॉक्स आग और बड़े से बड़े धमाके को झेलने के लिए बनाए जाते हैं। और इनमें क्या जानकारी होती है? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में हादसे से पहले के सैकड़ों पैरामीटर्स का डेटा होता है। विमान की ऊंचाई, गति, इंजन का प्रदर्शन, पायलट ने कौन सा बटन कब दबाया, कंट्रोल स्टिक को कितना हिलाया, हर एक चीज। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। इन दोनों को मिलाकर जांचकर्ता हादसे के हर सेकंड को डिजिटली रिक्रिएट करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं, तब जाकर वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो जो सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है वो सिर्फ अटकलें हैं। ये बहुत दिलचस्प है। यानी वायरल वीडियो हमें शायद ये दिखा रहा है कि क्या हुआ, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि क्यों हुआ। और इसी बात पर ये स्रोत भी बार बार लौट कर आता है कि ये खबर फैल कैसे रही है। ये कहता है लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये लोगों की मतलब एक स्वाभाविक उत्सुकता को पकड़ रहा है। हाँ, और फिर वो एक क्लासिक सोशल मीडिया हुक का इस्तेमाल करता है। वही मैं उसी पर आ रहा था। पोस्ट के आखिर में लिखा है, तेजस क्रैश का रियल रीजन और पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। ये आज की डिजिटल दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। जानकारी को अधूरा छोड़ो ताकि लोग और ज्यादा जानने के लिए क्लिक करें, शेयर करें या फॉलो करें। और ये सूचना के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये पोस्ट सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, ये उत्सुकता बेच रही है। ये एक तरह का रहस्य बना रही है कि असली वजह और पूरा वीडियो कहीं और है। ये वायरल कंटेंट का डीएनए है। ये हमें सिखाता है कि जो जानकारी हम तक सबसे पहले, सबसे तेजी से पहुंचती है, वो अक्सर सबसे अधूरी और सनसनीखेज होती है। मतलब ये कि एक जागरूक दर्शक होने के नाते हमें ये समझना होगा कि पहली रिपोर्ट सिर्फ कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। ये सिर्फ एक ट्रेलर हो सकता है। पूरी फिल्म तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। बिल्कुल। वायरल खबरें अक्सर भावनाओं पर असर करती हैं, डर, हैरानी, गर्व या शर्म, जबकि जांच का काम भावनाओं से परे होकर सिर्फ तथ्यों को सामने लाना होता है।
और इन दोनों के बीच के फर्क को समझना ही डिजिटल साक्षरता है। ठीक है, तो अगर हम अब तक की इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। दुबई एयर शो जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तेजस विमान क्रैश हुआ, ये एक बड़ा झटका है। लेकिन इस झटके में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पायलट बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि विमान के इमरजेंसी इजेक्शन सिस्टम ने अपना काम फ्लॉलेसली किया, जो अपने आप में टेक्नोलॉजी की एक जीत है। हादसे की शुरुआती वजह एक मुश्किल हवाई करतब के बाद नियंत्रण खोना बताया जा रहा है, लेकिन हमने ये भी समझा कि ये सिर्फ घटना का विवरण है। असली वजह की तलाश तो अब ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद शुरू होगी, जिसमें महीनों लग सकते हैं। और आखिर में ये पूरी खबर हम तक एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहुंची, जो हमें ये भी सिखाती है कि आज के दौर में जानकारी हम तक कैसे पहुंचती है, तेजी से, टुकड़ों में, और अक्सर और ज्यादा जानने की भूख जगाते हुए। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। लेकिन मैं यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी श्रोताओं के सोचने के लिए। हमारा स्रोत हमें बताता है कि क्या हुआ। हमने ये भी विश्लेषण किया कि ये जानकारी हम तक कैसे पहुंची है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। और वो कहानी सिर्फ जांच की रिपोर्ट में नहीं लिखी जाएगी। असली सवाल अब साख का है, प्रतिष्ठा का है। आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, जब कोई देश अपना प्रमुख लड़ाकू विमान, जिसे वो दुनिया भर में बेचना चाहता है, एक ग्लोबल शोकेस में लेकर जाता है और वो वहाँ क्रैश हो जाता है, तो इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के संभावित खरीदार इसे कैसे देखेंगे? क्या वो इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सामान्य हादसा मानकर नज़रअंदाज कर देंगे, ये सोच करके कि ऐसी चीजें होती रहती हैं, या वो इसे विमान की विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान की तरह देखेंगे? और इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे हमने बात की, क्या पायलट का सुरक्षित बचना और इजेक्शन सिस्टम का कामयाब होना, क्या वो विमान की सुरक्षा तकनीक पर खरीदारों का भरोसा और मजबूत करेगा? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। ये एक दोधारी तलवार है। हादसा एक नाकामी है, लेकिन पायलट का बचना एक कामयाबी। अब आने वाले दिनों में भारत का कूटनीतिक और कॉरपोरेट तंत्र इस कहानी को कैसे पेश करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या वो नाकामी पर पर्दा डालेंगे या कामयाबी को उजागर करेंगे? ये जो खबर आज हमारे सामने है, ये असल में एक बहुत लंबी और जटिल शतरंज की बिसात का सिर्फ पहला मोहरा है। असली खेल तो अब पर्दे के पीछे शुरू होगा।